में नोवेशंस, रेसिशंस एंड अल्टरेशंस के बारे में समझे थे। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं नोवेशंस एंड अल्टरेशंस को। एंड नोवेशंस एंड अल्टरेशंस का जो प्रोविजंस है सेक्शन 62 इसके बारे में डील्ट करता है। अब नोवेशंस में होता क्या है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है नोवेशंस नोवेशंस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास, सिंपल से समझेंगे इसको, आपके पास मोबाइल हैंडसेट है पुराना वाला, उसको हटा के एक नया मोबाइल हैंडसेट आप परचेज करते हैं। तो यह जो हुआ, यह जो एक्टिविटी हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज इनोवेशंस, मींस सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग। तो सर इनोवेशंस में क्या चेंज हो सकता है, इस बात को भी समझे। हम या तो टर्म्स चेंज कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इस बात दोनों को समझ के जाएंगे। टर्म्स मींस सपोज पैसे का लेन देन हो रहा है, वहां पे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, सारे बच्चों को आवाज डिस्टरबेंस मिल रही है? सर आवाज आ रही है? सर आ रही है, क्लियर आ रही है, ओके ठीक है। एक और देखिए, अगर आवाज फिर दिक्कत होगी तो बोलेंगे। नोवेशंस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नोवेशंस में होता क्या है, मतलब क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स है मींस जो शर्तें हैं, जो वादे हैं, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है उसको। या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ए और बी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, बी को परफॉर्म करना है, बी की ऑब्लिगेशंस है। अब वहां पे हम लोग चेंज करते नहीं, भैया बी नहीं अब करेगा, बी असमर्थ हो गया है, ये नहीं कारण हो सकता, कुछ भी हो सकता है, अब सी करेगा इसके बदले। तो ये हम लोग करते हैं, म्यूचुअल करते हैं, मतलब दोनों पार्टी मिलके कर लेते हैं। इन केस ऑफ अल्टरेशंस क्या होता है, the terms of the contract may be altered by mutual, by the contracting parties, but the party to the contract will remain same। दोनों में जो डिस्टिंग्विश है उसको समझिएगा। नोवेशंस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वहां पे टर्म्स भी चेंज हो सकता है और पार्टी भी चेंज हो सकता है। बट अल्टरेशंस में म्यूचुअली हम क्या चेंज कर सकते हैं, टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। नोवेशंस में होता है सब्स्टिट्यूशंस, यह बार बार वर्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूशंस मींस नया, उसके जगह पे नया हो जाता है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अल्टरेशंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं, नॉट एसेंशियल टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, देयर मे बी चेंज इन सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन जो ओरिजिनल एग्रीमेंट का है उसको चेंज करेंगे अल्टरेशंस में। अभी मैं कपड़े वाला एग्जांपल दिया था, अगर नोवेशन करने के लिए बोलेगा तो आप जो एग्जिस्टिंग क्लॉथ्स है उसके बदले में नया क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स परचेज करेंगे। अगर बोलता नहीं भैया अल्टरेशंस करके, मान लीजिए जब साइज का कोई इशू आ गया है तो हम लोग उसको करते ही हैं और करवाते ही, अल्टरेशंस करवा लेते हैं, पुराने कपड़े को ही अल्टर करके यूज कर सकते हैं। तो ये आपका नोवेशंस एंड अल्टरेशंस।
आवाज अब सुनाई दे रही है जिन बच्चों को आवाज नहीं मिल पा रहा था? आवाज क्लियर है? हनी या शालिनी, आप किनको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? रेस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। अब यहाँ पे बोलते हैं मेरे साइड, शायद मेरे साइड। अच्छा, आप हनी हनी आपको आवाज की इशू आ रही है ना? यस सर, शायद मेरे ही साइड नेटवर्क इशू। ओके, कितना क्या है? 275। दे दो। अब बात होती है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए 3 चीजों को सीखा हम लोगों ने। सीखा नोवेशन, सीखा रिसीजन, सीखा एंड अल्टरेशन सीखा। अब है वेव और रिमिट। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो एनी पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेव कर सकता है। सपोज किसी बच्चे को मान लीजिए फीस पे करना है, बट संस्था क्या करती है, उसको वेव कर सकती है ऑन एनी ग्राउंड्स। तो 63 सेक्शन बात करता है डिस्पेंस करना, मतलब हटा देना, कम कर देना, या रिमिट कर देना, माफ कर देना, होल्ली और इन पार्ट। या तो फुल फीस माफ कर दी जाएगी, कितना देना है? देखो देखो, लो लो लो, तुमको हमको कितने देना है? चेंज देना है। या तो फुल या पार्ट में वेव कर सकता है। ये जो टाइम है, या उसको जो टाइम पे डिलीवरी देना है उसको एक्सटेंशन दे सकता है। समझिएगा, अगर फीस मान लीजिए उसका कोई ड्यू डेट है पे करने का, तो अगर 15 तारीख को डेट है, तो नहीं 15 को नहीं, आपको 25 को एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ये म्यूचुअली होता है। तो प्रोमिस को या तो डिस्पेंस किया जा सकता है, रिमिट किया जा सकता है, होल या इन पार्ट, या समय को एक्सटेंड किया जा सकता है, या मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन। इसको मेरे को कोई बच्चे से मैं समझ चाहता हूं, जो एनी वन कैन वॉलंटियर योरसेल्फ। आप लोग कोई बच्चा वॉलंटियर करके इस वर्ड का मीनिंग मेरे को समझाएंगे। मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट एनी ट्रांजेक्शंस व्हिच ही थिंक्स फिट। एग्जांपल के साथ एक बताइए तो कोई बच्चे। ऋषि था? ऋषि था? यस सर। बताइए, इसका मीनिंग क्या होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर टाइम एक्सटेंड कर देगा या फिर उस परफॉर्मेंस टाइम, के लिए कुछ हाँ टाइम तक तो ठीक है। मैं यहाँ पे बोला हूँ मे एक्सेप्ट। मैं जिस लाइन को बहुत गहरी से अंडरलाइन किया हूँ, इन लाइनों को आपको बताना है। मे एक्सेप्ट इंस्टीड। मतलब
हाँ, इतना ही तो कम करना है। प्रॉमिस हुआ है, उसके अलावा कुछ ऐसा उसी का कोई मतलब सब्स्टिट्यूट कि ओके, उससे उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए मतलब। नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब अपने उससे कोई एनी सेटिस्फेक्शन, वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं बोल रहा है, एनी सेटिस्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज स्टूडेंट को फीस पेमेंट करनी है, क्या करनी है, फीस पेमेंट। और फीस क्या होगा, मनी में होगा, मनी में ही होगा ना। यस लेकिन सर। ऐसा हो सकता है, सपोज आपसे कोई सर्विस ले लिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, मिस जिससे संस्था को कोई भी सेटिस्फेक्शन, मिस एनी टाइप ऑफ संस्था सर्विस ले लेती है बच्चे का। किस तरह का सर्विस ले सकती है, या तो अकाउंटिंग सर्विस ले लिया, मान लीजिए आप लोग सीए बन गए हैं और संस्था आपसे सर्विस ले लेती है, ऑडिट करवा लेती है, या कोई टैक्स का हियरिंग है, वो टैक्स का हियरिंग कर लेती है, या आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसके बदले में आपसे उस गुड्स की सप्लाई ले सकती है। तो प्रोमिसी में वेव और रेमिट, मतलब कुल मिला के कर रहे, या तो आप वेव कर दो, फुल में कर लो या पार्ट में कर लो, या टाइम को एक्सटेंशन कर लो, या जो कंसिडरेशन मिलना है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसिडरेशन का, एक्सेप्ट कर ले आप, उसके बदले कुछ और जो उनको लगता है सेटिस्फेक्शन उससे मिल जाएगा, थिंग्स फिट। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय रिमिशंस, मतलब रिमिशंस या तो रिमिट कर दिया, यहाँ पे रिमिट कर दिया ना, पूरी की पूरी कर सकते हो या पार्टली कर सकते हैं। तो जब पूरा का पूरा होगा तो फुल रिमिशंस, एंड अगर पार्ट होगा तो पार्टली रिमिशंस। मान लीजिए 10,000 फीस है, किसी बच्चे को 5,000 वेव कर दिया गया, तो दैट विल बी पार्टली रिमिशंस, एंड फुल वेव कर दिया गया मींस फुल रिमिशंस। इस एग्जांपल पे चलिए कर लेते हैं। ए जो है सो बी का 5 लाख रुपया लेके बैठा है, और ए पेज करता है बी को, एंड बी एक्सेप्ट करता है ये 5 लाख के बदले 2 लाख। तो क्या है, अब 3 लाख की लायबिलिटी बची रह गई क्या? हम्म, नो सर, उसकी जगह पे वो 2 लाख एज अ सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट 2 लाख एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये नहीं बोलेंगे जो नहीं सर अभी भी आउटस्टैंडिंग तो अभी भी है, वो तो 5 लाख लिया था और 3 लाख नहीं, म्यूचुअल है, म्यूचुअल में उन्होंने उसे वेव कर दिया है, तो ये पार्टली वेव कहाएगा। एंड डिस्चार्ज मतलब यहाँ पे जो है सो डेट जो है सो फुल्ली डिस्चार्ज कहा जाएगा। 2 लाख 5 लाख के बदले 2 लाख देके डेट डिस्चार्ज हो गया। ये सेक्शन 63 बात करता है। अब रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ये सब अभी जो भी बात कर रहे हैं बच्चे, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आना ही है, नो डाउट। और प्रैक्टिकल पूछे या थ्योरेटिकल पूछे या एमसीक्यू पूछे या जैसा भी क्वेश्चन पूछे, इन पार्टों से क्वेश्चंस पूछना ही एकदम है। और और एरिया जो है सो आपका इजी गोइंग, आप सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं। बट यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर्स है, और खास तौर से कल और आज जो टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं हम, यह थोड़ा सा क्या है ना, मीन्स बहुत एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंसेज होता है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है, अच्छा क्या हो रहा है रिमिशंस में, क्या हो गया, मतलब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे बोला रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट एंड रिवाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कई क्लासों में हम लोगों ने बात किया है। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, जब कंसेंट फ्री नहीं होता। क्या ये ऐसा ही कुछ है? और कंसेंट फ्री कब नहीं होता है, जब या तो कोअर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगर इन 4 चीजों से ग्रसित है, किसी भी एक चीज से ग्रसित हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं चारों चीजों से एक साथ ग्रसित होना। एनीवन अगर ग्रसित है कॉन्ट्रैक्ट, तो वह कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट वहां पे नहीं है और वाइडेबल हो जाएगा। और अगर कोई बेनिफिट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करार दे रहा है और उसने कोई बेनिफिट ले लिया है, तो अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आप उस बेनिफिट को रिस्टोर कर दे, रिस्टोर कर दे। यहाँ पे लॉ थोड़ा सा बोल रहा है, जब पर्सन
when a person at whose options a contract is voidable, जिसको ऑप्शंस मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करना चाहता है, रिसेंड करता है। रिसेंड का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, खारिज करना। The other party there to need not perform any promise। सिंपल सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करार दिया जाएगा तो अदर पार्टी को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दी पार्टी रिसेंडिंग, जो पार्टी रिसेंड कर रहा है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने कोई बेनिफिट ले लिया है, अगर हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, तो उस बेनिफिट को रिस्टोर कर देना है। यह सेक्शन 63 बोलता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब obligations of a person who has received advantage under void contract। अब मान लीजिए, मैं पुनः पुराने एग्जांपल को ही लेता हूं। अब मैंने रूम मीन्स मिठनपुरा में किराए पे लिया, हॉल किराए पे लिया और 2 एक्टिविटी किया, क्लास भी प्रोवाइड कराया प्लस ड्रग सप्लाई भी कराया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सपोज मैंने कोई एडवांस दिया था, 50,000 का एडवांस देके रखा था, तो क्या ये 50,000 मेरे को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बच्चों, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? Any student, come। सर नहीं सर एक मिलना बार प्लीज रिपीट करेंगे? अच्छा, आवाज ओके। अब मैंने मिठनपुरा में रूम किराए पे लिया, कमरा किराए पे लिया क्लास कराने के लिए। वहां पे मैं क्लास भी कराया और ड्रग भी सप्लाई किया वहां से, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, क्योंकि जब भी इलीगल पार्ट है वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉइड नहीं हो जाएगा। यस सर। और मैंने इसके लिए 50,000 रुपीज एडवांस दिया था, तो क्या ये 50,000 रुपीज मेरे को वापस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल मेरा ये, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? सर वही, क्योंकि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो भी जाता है, अगर उसके अंदर कोई भी बेनिफिट अदर पार्टी अगर रिसीव करता है तो वो उसको रिटर्न करना होता है एकदम बिल्कुल टू द पार्टी फ्रॉम होम ही हैज रिसीव्ड। एकदम बिल्कुल सही। जब भी ऐसा मालूम चलता है, डिस्कवर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड हो गया है, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो एनी पर्सन अगर कोई एडवांटेज रिसीव किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, तो बाउंड टू रिस्टोर। तो अब इन्होंने लैंडलॉर्ड ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया ऑन दिस ड्रग सप्लाई ग्राउंड, तो अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया अब तो मेरे को कमरे के लिए 50,000 रुपए का एडवांस लेके बैठा था, अब तो वापस कर दे, आप कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड कर दियो, क्योंकि अब तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो रिस्टोर कर देना होगा। जिससे रिसीव किया है उसको दे देना होगा। यहाँ पे सिंपल सेम एग्जांपल है, यहाँ पे आप एग्जांपल को आप लोग बच्चे अपने से करेंगे, अगर दिक्कत होगी तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। आई थिंक सिमिलर एग्जांपल होगा, ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे भी, तो आप लोग सेल्फ करेंगे। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे वॉइड का एंड वॉइडेबल, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बेनिफिट होता है तो 60 आपका 4 एंड 65 बेनिफिट रिस्टोर करने का था। 62 था एंड 63 था। 62 जो था आपका जो अल्टरेशन मींस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है 62 में। 63 में था रिमिशंस करेंगे, पार्ट कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, एंड 64 एंड 65। 65 बात करता है बेनिफिट रिस्टोर करना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, एंड 65 बात करता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है।
क्या अब बात उठती है ये जो कम्युनिकेशंस है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का, खारिज करने का, कैंसिल करने का, इसको बताना जरूरी है या नहीं? क्योंकि आप अपने सपने में देख लेंगे, बोलेंगे ओ कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया, या सामने वाले पार्टी को बताने की जरूरत है। आपका बुक कर है जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, तो इसको रिसेंड करते हैं, बट रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सिंपल सी बात है, एक लड़का है, बॉय है और एक लड़की है, दोनों आपस में बात है मैरी करने का, शादी करने का, बट कोइंसिडेंटली ऐसा होता है फाइनल का एग्जाम, सीए के फाइनल का एग्जाम है, कोई एक लड़का या लड़की उसमें से क्वालिफाई कर जाता है और एक नॉट क्वालिफाइड, मतलब नहीं पास करता है। तो जो क्वालिफाई कर जाता है उसको लगता है यार अब बहुत हो गया, अब ये जो शादी वाली बात है ना उसको आप कैंसिल करो यार, कोई क्वालिफाइड को खोजते हैं, किसी के मन में भी हो सकता है, या तो लड़का या लड़की। तो अब क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस करने की जरूरत है। Decisions must be communicated to the other party in same manner as proposal is communicated, जैसा कि सेक्शन 4 में हम लोगों ने पढ़ के आया था। And similarly, rescissions may be revoked in the same manner as proposal is revoked. तो सबसे बड़ा बात यहाँ जो समझना था सेक्शन 66 के अंदर में, कम्युनिकेशंस ऑफ रिवोकेशंस या रिसीजन्स, अगर कैंसिलेशंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया जा रहा है तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी। अब कभी कभी होता है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशंस नहीं होके हो रहा है, मींस नेग्लेक्ट। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसेस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसी नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, ये क्या हो सकता है? देखिए सेक्शन 64 बात कर रहा था, वेब मतलब कर दिया, सॉरी सेक्शन 63, यहां पे आप ना ही वेब किए ना ही रिमिट हुआ, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट को ना ही अल्टरेशंस हुआ, ना ही सब्स्टिट्यूशंस हुआ, ना ही रेसिशंस हुआ, आप इंटेंशनली आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं, मतलब उससे वंचित होना चाह रहे हैं, दूर होना चाह रहे, परफॉर्म करना नहीं चाह रहे और कॉन्ट्रैक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स or refuse to afford the promises reasonable facilities for the performance his promise, या तो आप नेग्लेक्ट करते हैं या उसको जो प्रोमिसर्स है उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं देते हैं जो परफॉर्म कर सके। मान ली कोई गुड्स की सप्लाई करनी है, आप उसको एड्रेस ही नहीं बताते हैं, तो इसको कहा जाएगा एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल्स एज टू नॉन परफॉर्मेंस। तो अगर ऐसा होता है तो प्रोमिसर्स अपने लायबिलिटी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, क्योंकि प्रोमिसी यहाँ पे जो फैसिलिटी होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वह प्रोवाइड नहीं किया। जैसा कि जानते हैं सीए की पढ़ाई में एक ट्रेनिंग करना पड़ता है बच्चे को 3 साल की, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स, और सीए कैरियर का हुआ सबसे बड़ा अहम वक्त होता है, और किस सीए की कितनी वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है उसकी आर्टिकल से कितनी अच्छी रही। आप कितनी अच्छी पढ़ाई किए वो तो मैटर करता है, नो डाउट, बट कितनी अच्छी सीए बनेंगे आप, कितने अच्छे काम कर पाएंगे, या डिपेंड करता है ट्रेनिंग आर्टिकलशिप। और कोई आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है बट रिफ्यूज टू लर्न, या ऑफिस जाना बंद कर देता है, टाइम टेबल मेंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, वह इंस्टीट्यूट को एक लेटर दे देगा और कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग के बदले पर नॉट ट्रेनिंग। दूसरा बोलता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है,
टू रिपेयर बी हाउस, और बी जो है सो नेग्लेक्ट कर लेता है या पॉइंट कर लेता है आउट टू ए द प्लेसेस इन व्हिच ही हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। मींस बी तो या तो नेग्लेक्ट कर लेता है, दूसरे या तो रिफ्यूज कर देता है या अपॉइंट कर लेता है किसी और को। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा, उसको एक्सक्यूज करता है मतलब माफी हो जाएगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि बी ने उसे प्रॉपर फैसिलिटी या रीजनेबल फैसिलिटी उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड नहीं कराया। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बच्चों में से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत कब नहीं होती है। अब अभी जो बात करेंगे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब डिस्चार्ज करने का मतलब समझते हैं आप लोग? मींस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाना। यस सर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मिस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी में कॉन्ट्रैक्ट की जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। कब खत्म हो सकता है, कब 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 हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप डिस्चार्ज, सिंपल सी बात है, आप परफॉर्म कर दो, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे, लाइव एग्जाम्पल लेंगे। आप स्टूडेंट, हम टीचर, आप फीस देंगे और हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो एक होता है एक्चुअल एंड दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हम लोगों ने इसी चैप्टर्स के पहले पढ़ा था, परफॉर्मेंस सॉरी इसी चैप्टर में पढ़ा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मींस वह काम हो गया, एंड अटेम्प्ट मींस वो प्रयास करता है परफॉर्म करने के लिए, रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शंस लेता है, अटेम्प्ट करता है परफॉर्मेंस करने के लिए, बट परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका it takes place when the party to the contract fulfill their obligations arising under the contract within the time and the manner. एक्चुअल हो सकता है, अटेम्प्टेड हो सकता है। एक्चुअल में क्या हो सकता है, वह डन कर दिया, एग्रीड टू डू अंडर द एग्रीमेंट, लेकिन जब प्रोमिसेस ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस, चीनी का सप्लाई राहुल ने मेरे गोडाउन पे भिजवाया, बट मेरी गोडाउन बंद थी उस ऑफिशियल आवर्स में, बट द प्रोमिस ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इट अमाउंट्स टू अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल। तो म्यूचुअल क्या हो सकता है, डिस्चार्ज बाय, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं सेक्शन 62 में हम लोगों ने। आप डिस्चार्ज कैसे करा सकते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिएगा, या तो आप रिसेंड कर दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दीजिएगा, या तो रिमिट कर दीजिएगा, अल्टर कर दीजिएगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। तो उस केस में भी आपका डिस्चार्ज, मींस पुराने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज आप हो ही गए, या पार्टली रिमूव कर दिया गया, पार्ट फुल्ली रिमूव कर दिया, फुल्ली मींस आपको जो है रिमिट कर दिया गया। तो नोवेशंस, रेसिशंस, अल्ट्रेशंस एंड रिमिशंस, अभी चार चीज यहाँ पे नाम आया बच्चों। नोवेशंस मींस नया, सब्स्टिट्यूट, नोवेशन के जगह पे सब्स्टिट्यूशंस लिख देंगे। रेसिशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है सो कैंसिलेशंस, अल्ट्रेशंस में कुछ बातें को बदल देंगे, एंड रिमिशंस हो सकता है फुल्ली हो सकता है या पार्टली हो सकता है। आप रिमिशंस में माफी करना, आप माफी फुल कर सकते हैं, पूरा का पूरा कर सकते हैं, थोड़ा का थोड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेने की जरूरत है बच्चों कि आगे बढ़े, कर ले एग्जाम्पल, कर लेंगे सर, हम लोग कर लेंगे। आप लोग सबका कंसेंट चाहिए भाई, सारे बच्चे सर कर लेंगे सर। ओके, थैंक यू। यस अब आते हैं बच्चों, डिस्चार्ज बाय दो चीज पढ़ा, परफॉर्मेंस कर दो, बात को समझो। डिस्चार्ज जब भी आए, डिस्चार्ज जब कॉन्ट्रैक्ट यार तो कर दो, करके खत्म करो, या म्यूचुअल हो जाओ, दो ही चीज है, बहुत बेटर है। या तो परफॉर्म करो, नहीं तो म्यूचुअल हो जाओ। म्यूचुअल चार तरीके से आप हो सकते हैं। अब इम्पॉसिबिलिटी सारे को समराइज कर रहा है, अभी जितनी भी बातें पीछे पढ़ के आए हैं उसको समराइज यहाँ पे करने का कोशिश किया जा रहा है। मिस्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति कब मिल जाएगी, या तो परफॉर्म करो या म्यूचुअल हो जाओ, नहीं तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया। इम्पॉसिबिलिटी कब हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट
कि जो वह इलीगल हो गया या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड पे। अब कुछ ऐसा घटना घटित हो गया, कोविड-19 आ गया, सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई, अब सप्लाई तो हो नहीं सकती है, तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग पेपर बहुत उतना नहीं पढ़ते हैं जैसा कि मैं जानता हूं, तो ओएनजीसी और बीपीसीएल, अब आप एक समझिएगा, इंटरनेशनल इन लोगों का ट्रेडिंग होता है, इंटरनेशनल की क्रूड ऑयल परचेज होता है मेरे बच्चों अदर फॉरेन कंट्रीज से पाइपलाइन के द्वारा। लेकिन जब जैसे ही 3 महीने के जो लॉकडाउन, 1 अप्रैल, मतलब सपोज अप्रैल महीना फुल लॉकडाउन रहा, तो डेली बेसिस पे क्या होता है, वहां से पाइप से सप्लाई होता है, उसकी मीटर लगी होती है, उसका मेजरमेंट होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली इतना परचेज करेंगे आपसे क्रूड ऑयल, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम इतना आपको सप्लाई करेंगे मिनिमम, और हम इतना मिनिमम परचेज करेंगे। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते ऐसा हुआ, जो अब इसके पास, कंपनियों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जगह नहीं, कहां रखेगा, रखने की समस्या आ गई। अब इम्पॉसिबिलिटी, इस ग्राउंड्स पे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का कोशिश किया, वह मैटर कोर्ट में भी गया, अभी डिसीजन क्या वो मुझे मालूम नहीं। तो क्रूड ऑयल, मैं बता दूं आपको बच्चे, हालात ऐसा पैदा हुआ, कभी आपने सुना नहीं होगा लाइफ में, लेकिन सुन लो, आज काम आएगा। कब किसी सामान का नेगेटिव प्राइस देखा है क्या? नेगेटिव प्राइस सुना है क्या? नो सर। आप दुकान में जाइए, दुकानदार बोलेगा, बहन जी आप ये तो सामान ले जाइए, साथ में आप पैसा भी लेते जाइए। ऐसा ही कुछ हुआ, -35 पर डॉलर उसकी जो है नेगेटिव मीन्स माइनस अराउंड 35 to 37 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो माइनस में चला गया। ऐसे मैंने बीएसटी, आप लोग का बीसी के क्लास में जो मैंने 5वां चैप्टर नंबर अपलोड किया है, उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव चला गया, मतलब अब क्या है, क्रूड ऑयल, आपको क्रूड ऑयल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन उसी ग्राउंड्स पे हुआ। आप समझ सकते क्यों ऐसा हुआ। किसी भी चीज को अगर कंजम्पशन नहीं हो, गाड़ियां बंद हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई, अब कंजम्पशन कहाँ होगा, कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब स्टोरेज करना, स्टोरेज कॉस्ट होता है, अब स्टोरेज की प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस क्रूड ऑयल तो मैन्युफैक्चर हो रहा था जहां पे भी हो रहा था, तो निगेटिव में चला गया। तो इम्पॉसिबल, मतलब मैं बता रहा था इम्पॉसिबिलिटी से थोड़ा सा मैं आगे चला गया। इम्पॉसिबल मीन्स किसी भी कारण से हो सकता है, वहां पे था एक इवेंट वर्ड बोल के था, और इसके वजह से सुपरवीन हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग हो सकता है, या आगे चल के हो सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो, नहीं तो बाद में चल के। मैंने राहुल का एग्जांपल लिया था, चीनी के गोडाउन में या तो आग लग चुकी थी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, या कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आग लग गया। तो इसलिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज बच्चों परफॉर्मेंस से कर लो या म्यूचुअल कर लो, म्यूचुअल में 4 बातें आती है, या इम्पॉसिबिलिटी हो गया। चलिए आवाज दे दो तो यार, दूध आया। अब बच्चे, मैंने, हम लोग तो बात इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, या पहले भी बात करते आ रहे थे, बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। बिहार में दारूबंदी हो गया, चेंज इन लॉ हो गया, इसकी वजह से इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, चेंज इन लॉ या डिस्ट्रैक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सर ये नहीं समझ में आया, किसी को समझ में आया क्या डिस्ट्रैक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर? यस सर। अरे फैक्ट्रिया में आग लग गया, यस सर। सब्जेक्ट मैटर क्या था, चीनी सप्लाई, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, या चीनी में आग लग गया, छोड़ो ना, अब चीनी में आग लग गया, या अब आगे बढ़ते कानून बदलाव हो गया,
या नन एग्जिस्टेंस या नन अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। करने का मतलब जो कुछ होना था, या नन एग्जिस्टेंस मींस फैक्ट्री ही एग्जिस्टेंस में अब नहीं रहा, या नन अकरेंस जिस घटना पे आधारित वो कॉन्ट्रैक्ट था वह घटना घटित ही नहीं हुआ, स्टेट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या ऐसा पर्सनल इनकैपेसिटी हो गया, डेंजरस मेलेडी हो गया। अब दोनों को समझते हैं। पर्सनल इनकैपेसिटी मींस जो बंदे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वह इल हेल्थ की वजह से इनकेपेबल हो गया, मींस उसको कोई म्यूजिक सॉन्ग करना है वह इनकेपेबल है, he cannot sing। या डेंजरस कुछ ऐसा हो गया, उसके साथ दुर्घटना हो गई यार। एंड डिक्लेरेशंस ऑफ वार, डिक्लेरेशंस ऑफ वार मिस चाइना के साथ अगर आज वार की स्थिति है तो आप लोग की लाइव एग्जांपल्स है, बहुत सारे ट्रेड बंद हुए हैं। अभी डिक्लेरेशंस ऑफ वार भी नहीं हुआ, सिचुएशंस लाइक वार है, तो बहुत सारे ट्रेड कैंसिलेशंस हुए हैं, बहुत सारे ऐप बैन हुए हैं। तो आप लोग अभी लाइव एग्जांपल आपके लाइफ में है, तो सारी बातें लिखने में बहुत अनफोर्चुनेट चेंज इन लॉ, बिहार सरकार को याद कर लीजिएगा, दारू को याद कर लीजिएगा, यहाँ पे चीनी की फैक्ट्री को याद कीजिएगा, यहाँ पे किसी का श्रीदेवी को याद कर लीजिएगा। माले श्रीदेवी को कोई परफॉर्म करना था बट वो गुजर गई। एंड डिक्लेरेशंस ऑफ वार हो गया चाइना इंडिया को याद कीजिएगा। तो ये था इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी तो परफॉर्मेंस के द्वारा, म्यूचुअल के द्वारा हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी। अब आते हैं टाइम। टाइम बीत गया भाई, किसी क्लॉथ की सप्लाई होनी है, मान लीजिए विंटर क्लॉथ की सप्लाई करनी है, तो कम से कम भाई सितंबर अक्टूबर में कर दे, तभी तो नवंबर में बेचेगा, दिसंबर में सीजन पे बेचेगा। आप दिसंबर में सप्लाई करोगे तो क्या बेचेगा वो? तो लाइफ ऑफ टाइम हो गया। और कोई कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई होनी है विदिन अ टाइम, विदिन ए स्पेसिफाइड पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन से, तो उसके भीतर में आपको परफॉर्म कर लेना है। अगर वो समय बीत गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। और लिमिटेशंस एक और बात बोलती है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सो परफॉर्म हो जाना चाहिए सर्टेन पीरियड्स, 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, वो डिपेंड करता है लिमिटेशंस एक्ट के अधीन में। तो सिंपल सा बात समझेंगे, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम करने का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम परफॉर्म होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो डिस्चार्ज। यहाँ पे जो है सो आपका अगर कोई क्रेडिटर है और एक सूट फाइल नहीं करता है बायर के अगेंस्ट द बायर फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस विद इन 3 इयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेट टाइम बार हो जाएगा एंड इट इज रिकवर। नॉर्मली लिमिटेशंस एक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट में लगता है 2 इयर्स का, बट यहाँ पे टाइम बार डेट की किस में 3 इयर्स। 3 इयर्स के अंदर अगर वो मींस क्लेम नहीं करता है तो वह टाइम बार डेट हो जाएगा और आगे चल के वो क्लेम नहीं कर सकता है, तो लैप्स ऑफ टाइम हो गया। इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ लॉ। ऑपरेशंस, कानून इफेक्टिव हो गया। कानून इफेक्टिव कब हो जाएगा, किसी बंदे की मौत हो गई और कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, मींस ऑपरेशंस ऑफ लॉ। अब मर गया तो क्या करेगा भाई, अब कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी आप अपने उधर से निकल के आएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो तो अपने जीवन से चल बसा। तो परफॉर्मेंस है, इसके बाद आपका म्यूचुअल है, इसके बाद इम्पॉसिबिलिटी है, लैप्स ऑफ टाइम है, एंड ऑपरेशंस ऑफ लॉ है, एंड ब्रिज। अब ब्रिज कर दो। ब्रिज समझते हैं ना, ब्रिज समझते हैं आप लोग, क्या करना होता है ब्रिज मतलब? इसमें कोई पार्टी Yes, अपना sir. परफॉर्मेंस नहीं करती है, फेल कर जाती है, वो अपना Fails एप्लीकेशन to perform problems. जी, धोखा मतलब कही ना, कुल मिला के वादे से मुकर जानना, कुछ ऐसा ही होता है लगता है मेरे को, जैसा कि आप लोगों ने कहा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक्चुअल ब्रीच हो सकता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी हो सकता है। मेरे को नहीं समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्या एक्चुअल क्या So, होता है? actual breach मतलब वो यस सर, जिस दिन उसको परफॉर्मेंस करना है सर, उस दिन वो अगर नहीं करे, उस दिन फेल Yes, टू परफॉर्म कर जाए तो बिल्कुल उसको सही। कहेंगे एक्चुअल ब्रीच।
और एंटीसिपेटरी ब्रीच सर अगर परफॉर्मेंस करने वाले डे से वो पहले ही मना कर दे, एक्सप्रेसली कर दे या फिर अपने कंडक्ट से वो कर दे कि वो नहीं कर पाएगा उस अपने परफॉर्मेंस को, तो उसको कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वही बिल्कुल सही, थैंक यू। अगर वन पार्टी डिफॉल्ट्स, अगर एक पार्टी डिफॉल्ट्स करता है हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, तो व्हाट है ड्यू डेट, तो यह एक्चुअल मींस ड्यू डेट पे नहीं हुआ, एक्चुअल। एंड दूसरा रेपुडिएट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम आने वाली है एंटीसिपेटेड मतलब आने वाले आगामी समय, उससे पहले ही वह बोल देता है, जो रिप्यूडिएट कर देता है मींस कैंसिल कर देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बोलते हैं, अगर इफ वन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स द प्रॉमिस, मतलब ब्रेच मतलब ब्रेक भी होता है, breaks the promise, the party injured thereby has not only a right of actions for damage but also discharge from non-performing his part of the contract. सिंपल सी बात है, एक पार्टी को फी मान ली पैसा देना है, एंड अगर वन पार्टी फर्स्ट पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं करता है, तो सेकंड पार्टी जो परफॉर्म करना है वो तो नहीं करेगा, उसके बदले फर्स्ट पार्टी को जो नुकसान हुआ, डैमेज वगैरह हुआ है, तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, तो डैमेज भी मांगेगा प्लस परफॉर्म भी करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय ब्रिज मींस एक पार्टी के ब्रिज होने से दूसरा पार्टी डिस्चार्ज हो गया, बात समझ में आई ना? एक के डिस्चार्ज मींस ब्रिज होने से दूसरा डिस्चार्ज। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस अभी पढ़ के आए हैं सेक्शन 63 में, बहुत चर्चाएं किए हैं, तो अब इसको चर्चा वेव रिमिट करके भी डिस्चार्ज कराया जा सकता है, वेव रिमिट करके डिस्चार्ज करा लो, 5 लाख के बदले 1 लाख। एंड अभी पढ़े हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज। जी, अगर रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो वह एक्सक्यूज हो जाता है उस बाय सच नेग्लेक्ट मींस दे हैव नो रिस्पांसिबिलिटी, मतलब अदर पार्टी हैव नो रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस की वजह से एक पार्टी मुक्त हो जाएगा। मर्जर ऑफ राइट्स मींस बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत मींस कॉन्ट्रैक्ट है और राइट्स हैं, तो मान लीजिए सपोज 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके रिवोक करके या फिर उसकी जो राइट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट में जब मर्ज हो जाता है, उससे भी 2 कॉन्ट्रैक्ट में आप डिस्चार्ज हो गए। तो सपोज एक बंदे के पीछे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ इंफीरियर भी है राइट्स है, कुछ सुपीरियर राइट्स है, तो ऑलवेज इंफीरियर राइट्स जहां पे सुपीरियर राइट्स है तो सुपीरियर राइट्स में मर्ज कर जाएगा। तो इस केस में आपका inferior rights merge into the superior rights and on merger inferior rights vanish हो जाता है and not required to be enforced। सिंपल सी बात है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है, एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप क्या करते हैं, म्यूचुअली क्या करते हैं, तो शांत रहने के लिए बोलो नहीं। यहाँ पे ए टुक करता है लैंड ऑफ लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली उस लैंड को परचेज कर लेता है ए, and A becomes the owner of the land and the ownership rights being superior rights to lease. तो earlier contract of lease stands terminated, इस बात को समझिएगा, inferior and superior। अब A लैंड को लीज पे लेके बैठा है और उसी लैंड को A परचेज कर लेता है, तो A अब थोड़ी बोलेगा भैया जी बी को, भैया आप लैंड पे लीज क्यों नहीं दे रहे हो, आप तो बात किया था लीज देने का, क्या हो गया, अरे भैया तू तो जमीन खरीद लिया हो। तो अब ऑटोमेटिकली ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट थी लीज वाली वह डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यह
मालिकाना हक इन्फीरियर है ना, लीज मतलब आप सर्टेन पीरियड के लिए है, 20 इयर्स हो सकता है, 25 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, व्हाटएवर मे बी, बट सुपीरियर राइट्स, यहाँ पे आप मालिक बन गए जमीन का लाइफ टाइम। आपका मतलब भविष्य आप तो अपनी एंजॉय करेंगे ही, आपके आने वाले हर पीढ़ी एंजॉय करेगा उसको। तो ये हो गया मर्जर ऑफ राइट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखा। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कोई क्वेश्चंस? अभी हम लोग थोड़ा सा नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पहला वाला बच्चों इसका जवाब देंगे आप लोग? फर्स्ट वन, सर ए इज डिस्चार्ज्ड। ओके। क्या है इसके अंदर में? अगर वैलिड परफॉर्मेंस इज डिस्चार्ज on the valid performance of the contractual obligations by the parties, the contract is discharged. Okay, वैलिड परफॉर्मेंस हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, तो बिल्कुल सही। दूसरा वाला, सर डी ऑल ऑफ दीज। which of the following persons can perform the contract? alone, agent, legal. Okay, ठीक है। novations, सर सी सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन। okay, good. 4, ए The cancellation of the कैंसलेशन ऑफ जी हाँ यस rescission, सर डी cancellation ऑफ एग्जिस्टिंग। बिल्कुल सही। और बाकी जो है उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। तो आपका इस वीक में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को